डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे वाल्टर्स मॉडल की। वाल्टर्स मॉडल ये मानता है कि किसी कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है और उस कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं, या आप यूँ कहें किसी फर्म की डिविडेंड पॉलिसी और उस फर्म की जो वैल्यू है, उनके बीच संबंध होता है। यानी कि किसी भी कंपनी की जो वैल्यू है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो उस फर्म की या कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है उससे प्रभावित होती है। बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें हम देखेंगे। वाल्टर्स मॉडल ने उन दो फैक्टर्स के ऊपर ये बताया कि फर्म की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो किस प्रकार से उसकी वैल्यू को, उसके मूल्य को प्रभावित करती है। एक तो है कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको आप KE के नाम से जान सकते हैं। आप इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, या इसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। यानी कि जितना फर्म को कमाना चाहिए, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो फर्म ने जो पूंजी प्राप्त की है वो उसको चुकाना है। एक तरीके से जो पूंजी शेयर्स के रूप में इकट्ठी की है तो उसको डिविडेंड दे करके एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एक तो ये होगा। दूसरा जो पार्ट है वो है रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट, और आप उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको आप R के नाम से भी जान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी फर्म में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर कितना परसेंट रिटर्न फर्म कमाती है। तो दोस्तों, वाल्टर का मानना है यदि कोई फर्म अपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ी है, यानी कि R इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो उसे 0% DP रेशो, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशो जिसको आप बोलते हैं, रेशो का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि उसको कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। सारा जो पैसा उसने कमाया है वो रिटेन अर्निंग्स के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि जितना इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं फर्म उससे ज़्यादा कमाती है और इससे उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। इसके विपरीत यदि किसी केस में R लेस देन होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, इसका मतलब फर्म उतना नहीं कमा पाती जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जितना इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं, तो फर्म को जो भी डिविडेंड है उसके लिए 100% DP रेशो का यूज करना चाहिए, कि वो सारा जो है वो बांट दे डिविडेंड के रूप में, ताकि इन्वेस्टर्स उस डिविडेंड को या मिले हुए डिविडेंड को किसी और अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमा ले और अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सके। तो दोस्तों, हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो पहले से ही हमने तैयार कर ली है। तो प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे किस प्रकार से वाल्टर मॉडल के माध्यम से, या एक हम कहें ऐसी कंपनी या फर्म जिनकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होती है वो ग्रोथ फर्म कहलाती हैं, और जिनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है वो नॉर्मल फर्म कहलाती हैं, और जिनकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि R, जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KE से छोटा होता है, तो ऐसी फर्म डिक्लाइनिंग फर्म कहलाती हैं। ये तीनों ही ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हो। एक कोई फर्म का जो अगर हम देखें स्टेटमेंट में, कैपिटलाइजेशन रेट 0.10 और अर्निंग पर शेयर है ₹10, और जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं तीन फर्मों के, एक केस में ये 15% है, दूसरे केस में ये 10% है, और तीसरे केस में यानी कि डिक्लाइनिंग जो फर्म है ये 8% है। तो आइए दोस्तों, इसके माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले हम केस लेंगे ग्रोथ फर्म का। ग्रोथ फर्म
ठीक है। ग्रोथ फ्रॉम, तो यहाँ पर हमें वाल्टर की दी हुई मैथमेटिकल इक्वेशन का प्रयोग करना होगा, और इक्वेशन क्या है, ये है पी। पी यहाँ पर इंडिकेट करता है प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी कि बाजार में शेयर का जो वर्तमान प्राइस चल रहा है वो मूल्य। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा दोस्तों डी। डी इंडिकेट करता है डिविडेंड को, प्लस आर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई। ई इंडिकेट करता है अर्निंग पर शेयर को, और लेस डी। डी इंडिकेट करता है डिविडेंड को, और टोटल को हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो इस इक्वेशन से जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है शेयर का वो आ जाएगा। तो ग्रोथ फर्म के केस में देखिए हम इसको कैसे कंप्यूट करते हैं। देखिए, तो यहां हम इसको 3 केस में स्टडी करेंगे। व्हेन डीपी रेशियो इज 0%, व्हेन डीपी रेशियो इज 50% एंड व्हेन डीपी रेशियो इज 100%। तो चलिए दोस्तों 0% की हम बात करते हैं। 0% का मतलब जब डिविडेंड 0 दिया है, यानी कि डिविडेंड नहीं दिया है, तो उस केस में अगर हम इस डाटा को फिट करते हैं, देखिए डिविडेंड की जगह मैं बात करूं यहाँ पर पी की मैं बात करूं, और डिविडेंड 0 प्लस आर कितना है, आर आप जानते हैं 15%, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आप जानते हैं 0.10, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो कि गिवन है ये 10 रुपीज़ है। 10 माइनस डी 0 है हमारे पास। इस प्रकार से इस इक्वेशन में इसको रखता हूँ, तो देखिए वैल्यू हमारी आ जाएगी, और नीचे मैं 0.10 से ही जो इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आती है, हम इसको यहाँ से करें 1.5 गुना आ जाएगा, और 1.5 गुना को आप सीधा 10 बचेगा यहाँ पर, ये इधर 0 है तो 15, और 15 को आप यानी कि यूँ कहें 15 को 0.1 से आप डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 150, यानी कि फर्म का जो शेयर का जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है वो 150 रुपये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और दूसरे केस में मैं बात करता हूँ यहाँ पर 50% में। यही इक्वेशन में इसको 50% का मतलब डिविडेंड 50% दिया है, जो अर्निंग डिविडेंड पे आउट है, इसका मतलब कि जो ईपीएस है उसका 50% डिविडेंड के रूप में बांट दिया है। तो यहाँ पर 10 रुपये है ईपीएस, और इसका 50% 5 रुपये, तो 5 रुपये डिविडेंड दे दिया, प्लस 0.15 डिवाइड बाय 0.10 इंटू 10 माइनस 5 एंड डिवाइड बाय 0.10। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है कंपनी का, वो निकल के आता है। आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो P इज इक्वल टू 125। और थर्ड जो केस है 100% डीपी रेशियो की, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ फर्म के केस में, तो देखिए यानी कि पूरा डिविडेंड दे दिया है, तो डिविडेंड कितना हुआ, डी की जगह 10 रखा मैंने, प्लस 0.15 नहीं एंड 0.10, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 10 और डिविडेंड कितना दे दिया हमने 10। तो एक तरीके से आप देखिए यहाँ पर भी 10 माइनस 10 हम कर दें तो ये 0 हो गया, और 0 इसके मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो सारा पोर्शन जो है वो 0 हो गया, केवल बचा यहाँ पर 10, और 10 को हम 0.1 से डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये देखिए एक जो ग्रोथ फर्म होती है जहाँ पर सारी रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में रख ली जाती हैं, तो वहाँ पर उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे डिविडेंड बांटा जाता है वैसे वैसे ही उसकी जो मार्केट का जो प्रिवेलिंग शेयर प्राइस है
वो कम होता चला जाता है। 100% पे जाते हैं तो 100 रुपये हो जाता है, 50 पे है तो 125 है, और जब कुछ भी देते तो वो 150 रुपये है। ऐसा ही हम एक नॉर्मल केस फर्म के केस में करते हैं। जैसे नॉर्मल केस का डाटा, नॉर्मल जो फर्म है उसका डाटा गया हुआ है, नॉर्मल फर्म। तो ऐसे ही इन्हीं 3 सिचुएशन में हम उसका भी एनालिसिस करते हैं। डीपी रेशियो जब 0% है और 50% है और ये 100% है, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन का बार बार यूज नहीं करता हूँ, सीधा रख देता हूँ। यानी कि अगर हम कहें कि नॉर्मल फर्म का जो देखिए यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर वो 10 रुपीज़ है और आर वहाँ पर जो है वो 0.1 है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 0.1 है। तो पी के अगर हम इसको इक्वेशन में रखें, 0 डिविडेंड जब दिया ही नहीं और प्लस 0.1 0 डिवाइड बाय 0.10 इंटू 10 - 0 एंड डिवाइड बाय 0.1। तो इस केस में देखिए हमारे पास जो फर्म है उसका जो प्राइसेस वो क्या निकल के आता है। अगर हम कहें कि इसको इससे हटाएं तो 1 बच जाएगा और 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 और 10 डिवाइड बाय 0.1, तो पी की वैल्यू जो वो 100 रुपीज़ यहाँ पर आती है। ठीक है। सेकंड केस में देखिए जब डिविडेंड हम 50% दे देते हैं, तो यहाँ पर डिविडेंड दे दिया है 5 रुपये, तो इक्वेशन में इसको रखते हैं 5 प्लस और 0.1 डिवाइड बाय 0.1 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 - 5 एंड डिवाइड बाय 0.1। तो पी की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ जाती है, ये 1 बच जाएगा और ये 10 - 5, 5 + 5 10 एंड 10 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ये वैल्यू आती है। और इसी प्रकार से जो दूसरा केस है, और जब 100% डीपी है तो इस केस में देखिए पी की वैल्यू क्या बनती है, पी इज इक्वल टू जब 10 का 10 रुपीज़ जो है वो दे दिया है प्लस 0.1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 10 - 10 एंड 0.1। तो देखिए ये बचता है, क्योंकि ये वैल्यू तो सारी 0 हो जाएगी, ये 0 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा 1 का भी, तो ये हो गया 10 डिवाइड बाय 0.1 और ये हुआ 100 रुपीज़। तो आपने देखा जो नॉर्मल फर्म है यानी कि उसके ऊपर कोई मैटर नहीं करता है कि वो मतलब उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है, तो तब ये कोई मैटर नहीं करता कि फर्म डिविडेंड दे या ना दे। तो ये हमने देखा नॉर्मल फर्म के केस में, क्योंकि हर केस में जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ ही आती है, चाहे डिविडेंड दिया गया है 0 है डीपी रेशियो, या 50% है या 100% है, तो चाहे दिया गया है चाहे नहीं दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं डिक्लाइनिंग फर्म की। डिक्लाइनिंग फर्म के केस में जब 0% है और 50% है और 100% के केस में, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं, मैं पुट करता हूँ उसको। डिक्लाइनिंग फर्म का डाटा हमारे पास ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, बाकी डाटा हमारा सेम रहेगा। तो मैं इसको इक्वेशन में पुट करता हूँ, P इज इक्वल टू डिविडेंड जब 0% है तो 0 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 10 - 0 एंड P की वैल्यू, इसकी P की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास तो ये हमारे पास बचता है, एक तरीके से कहें आप इसको 0.08 को 0.1 से डिवाइड करते हैं तो 8, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है निकल करके 80 रुपीज़। और 50% के केस में देखिए हम देखते हैं जब डिविडेंड 5 रुपये दिया गया है, पे आउट किया गया है, तो उस दिशा में क्या होता है। और जब डिविडेंड 50% दिया गया है तो हमारी इक्वेशन बनती है 5 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 10 - 5 डिवाइड बाय 0.1, और P की वैल्यू हमारे पास, इसको
सॉल्व करने के बाद आती है ₹90। और इन केस ऑफ 100% DP रेशियो तो वैल्यू हमारे पास बनती है 10 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 0.1 into 10 minus 10 and divided by 0.1 and P is equal to 100। तो देखा दोस्तों, तीनों ही केस में अगर हम कहें कि जब फर्म ग्रोथ फर्म होती है तो फर्म को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, तभी जो है शेयर की जो वैल्यू है या फर्म का जो मूल्य है वो अधिकतम हो पाएगा। और नॉर्मल फर्म के केस में फर्म डिविडेंड बांटे या ना बांटे, उससे डिविडेंड पॉलिसी का उसके वैल्यू के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और डिक्लाइनिंग फर्म के केस में यदि यानी कि हम कहें अगर फर्म ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड बांटती है, जैसे 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो वैल्यू ₹100 है, और नहीं बांटती है तो वैल्यू ₹80 है। तो डिक्लाइनिंग फर्म के केस में फर्म को जो है डिविडेंड बांट देना चाहिए। थैंक यू।